हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं आज 19 जनवरी है और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीडीपी देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको बोलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो आज क्वेश्चन पूछा गया, नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन वैसे बहुत छोटा होना चाहिए था बट इन्होंने बहुत घुमा दिया है। बेसिकली पूछा ये है कि जो निपुण है इसका क्या अर्थ है। तो निपुण मतलब क्या है, देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने 4 दिन पहले निपुण भारत के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो लगभग 2 या 2,500 बच्चों ने देख ली है। आप भी देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार वो न्यू टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेज में होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से पियाजे की थ्योरी करवाई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फ्रेंड्स यहाँ पर निधि हुआ, ये नीति होगा। ठीक है, नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो वह बल देती है फ्रेंड्स लचीली बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ठीक है, ये लचीला वर्ड आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी बात करी है एनसीएफ 2020 ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ठीक है, सीखने का जो स्वरूप होता है सामाजिक होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यहाँ पर बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात यहाँ पर होती है, बिना बोझ के शिक्षा दी जाती है बच्चों को। ठीक है, और बच्चे जो है करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग होता है प्रगतिशील स्कूल में, प्रगतिशील शिक्षा में। और इसकी बात करते हैं जॉन डीवी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव स्कूल भी खोले थे शिकागो में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है किंतु शिक्षिका की मदद से वे ऐसा करने में सक्षम है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? देखिए, मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाई थी कि कोई बच्चा अगर किसी की हेल्प लेकर के किसी काम को कर सकता है तो वो होता है आपका ZPD, जिसका मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो यही होता है फ्रेंड्स, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम थियोरी पे नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं। थियोरी मैं आपको करवा चुकी हूँ और जो अपकमिंग सीटेट होगा उसकी प्रिपरेशन भी मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर होगा वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, या मौके देने चाहिए, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीषा अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखना चाहती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो वो है फ्रेंड्स पारंपरिक चरण में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, इसकी जो है जानकारी देता है। ठीक है, NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय NCF 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देता है? तो NCF 2005 बल देता है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। ठीक है, और यहाँ पर बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ये बात भी NCF 2005 में कही गई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समस्या को हल करने के लिए, विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऐसे संकेत देने चाहिए जो प्रासंगिक स्कीमा को सक्रिय करें। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, एक शिफ्ट में पूछा है कि स्कीमा वर्ड किसने दिया था? तो आप ध्यान रखेंगे ये वर्ड दिया था जीन पियाजे ने। और स्कीमा क्या होता है ये मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। आपके दिमाग में हर चीज़ का स्कीमा बना होता है, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की जो नॉलेज है, हर चीज़ का आपके दिमाग में स्कीमा बना होता है। अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट का स्कीमा बना होगा आपके दिमाग में कि इतने क्वेश्चन मैंने सीडीपी के पढ़े हैं, इतने मैंने इंग्लिश के पढ़े हैं। ये सारा जो आपके दिमाग में बनता है यही स्कीमा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय यही नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मानक विधियाँ कहीं पर भी आ जाए ना, मानक विधियाँ या मानकीकृत विधियाँ, वो हमेशा नेगेटिव होता है। और क्वेश्चन में नेगेटिव ही पूछा है तो यही इसका राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज्ड लिखा होगा और हिंदी में मानकीकृत विधि लिखी होगी, ये जो है नेगेटिव मानी जाती हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, एक क्वेश्चन और आ रहा है किसी शिफ्ट में सीआरटी एंड एनआरटी के ऊपर। फ्रेंड्स सीआरटी होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और एनआरटी होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है। सीआरटी में ये होता है कि एक क्राइटेरिया बना होता है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है तो क्राइटेरिया बना है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 90 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, ये क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है। बट जो एनआरटी होता है ना, उसमें क्राइटेरिया नहीं होता है, उसमें ये होता है कि आपको दूसरे बच्चों से अच्छा परफॉर्म करना होता है। जैसे केवीएस DSSB की बात ले लें, वहाँ पर आपका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है कि आप इतने मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। वहाँ पर ये होता है मेरिट बनती है, जो जितने अच्छे मार्क्स लाएगा वो ऊपर मेरिट में आएगा। ठीक है। तो एनआरटी में कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, हमें दूसरों से अच्छा खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो प्रदान करने चाहिए फ्रेंड्स मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने वाले क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्यों? बताइए। क्योंकि इससे जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, वो शीर्ण हो जाती है। ठीक है। बच्चों को आप हर चीज़ में अगर पुरस्कार देने लगे तो उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा ख़त्म हो जाएगी, वो अपने मन से नहीं पढ़ेंगे, फिर वो सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? बताइए आप, क्या करने चाहिए? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो आप डायरेक्टली उसको सुधारेंगे नहीं, बल्कि उनको और मौके देंगे। ठीक है, कि वो सही कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया सीडीपी के क्वेश्चन। ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ईवीएस की कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? तो बच्चों के लिए होना चाहिए कहानियाँ। जैसा कि आप जानते हैं 3rd to 5th क्लास में होती है आपकी ईवीएस, तो ये बच्चे ही होते हैं, तो इन क्लासरूम में क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ होनी चाहिए ईवीएस की क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? तो वो हो सकता है फ्रेंड्स क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। बच्चों को आप भ्रमण के लिए ले जाइए, पिकनिक पे ले जाइए और वहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड उन्हें नॉलेज भी दीजिए, तो वो सबसे बेटर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? तो जो हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं ना, वो हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से वे उन्हें चुनती हैं जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज़ या फिर इस प्रजाति को क्या कहा जाता है?
तो पक्षियों की ये स्पीसीज होती है फ्रेंड्स वीवर पक्षी, ठीक है, वीवर पक्षी, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी एक दिन में कितना घास फूस खा सकता है? तो एक दिन में हाथी खा सकता है 100 kg, ठीक है। हाथी से रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है और नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं और ऐसी ही PDF आपको शेयर की जाती हैं। तो हाथी वाले नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अगर आप उसको देख लेते हैं, उसमें अप्रॉक्स 8 या 10 पॉइंट हैं, अगर आप उसे देख लेते हैं ना तो हाथी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हाथी एक दिन में 2 to 4 आवर्स होता है, 100 kg घास खाता है, और हाथियों के झुंड की जो नेता होती है वो बूढ़ी मादा हथिनी होती है। इस तरह की जितनी भी हाथी से रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने सब नोट करी हैं, ठीक है। ऐसे ही खेजड़ी वृक्ष, मैंने 3 पेज आपके साथ शेयर किए थे नोट्स के, एक में खेजड़ी वृक्ष था, एक में घटपर्णी पौधा था, ठीक है, और एक में हाथी था। तो इन तीनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं फ्रेंड्स। आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पर वो PDF देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने खेजड़ी वृक्ष और ये जो राजस्थानी ओक होता है आपका, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, और जो घटपर्णी पौधा है, इन तीनों के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, अप्रॉक्स 5 मिनट की होगी। और अगर उसे आप देख लेते हैं वीडियो को तो इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष कहाँ स्थित है? तो खेजड़ी वृक्ष जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अब खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं इसीलिए आपको बोलूँगी फ्रेंड्स आप वो ज़रूर देखिए। जैसे खेजड़ी वृक्ष, किस वृक्ष की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है, कीड़ा नहीं लगता है, वो यही होता है खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। और खेजड़ी वृक्ष को जो है ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। तो राइट आंसर है उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? लक्षण है एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर है मोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, ठीक है, सेंसिटिव बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना सीटेट पेपर 2 में भी बन गया है साइंस में। जो भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में बन चुका है इसी बार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गुड़, पालक और आंवला, ठीक है। ये तीनों रिच सोर्स होते हैं आयरन के। और आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है ये भी ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से होता है फ्रेंड्स एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है कि आयरन की कमी से होने वाले रोग का नाम, तो ये होता है एनीमिया, ये आप ध्यान रखेंगे। ये साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है फ्रेंड्स, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आंसर होगा समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए इन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन
इडली, डोसा, वड़ा, सांभर और नारियल की चटनी है। तो ये फेवरेट होता है फ्रेंड्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर ये सर्वप्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। नहीं करता है कह रहा है, देखिए सेव मुरब्बा ये तो करता है, दूध पनीर ये ही नहीं करता है और यही इसका आंसर होगा। कच्चा आम ये तो करता है, दाल पापड़ ये भी करता है, बट जो दूध पनीर है ना वो जो है सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए ईवीएस के क्वेश्चंस। अब हम देखने वाले हैं हिंदी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हम देखेंगे मैथ्स में, फिर देखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए हिंदी का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में आपका 15 मार्क्स का पैसेज रहता है, जिसमें से एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, और एक 15 मार्क्स में आता है आपका पेडागोजी। तो पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखेंगे। और फ्रेंड्स ये जो 15 मार्क्स के आपके पैसेज में गद्यांश और पद्यांश आते हैं ना, इसके अंदर से 2-3 नंबर की ग्रामर भी आती है, ठीक है। तो ग्रामर आपसे ज़्यादा डीपली नहीं आती है, जैसे संधि पूछ लेता है, समास पूछ लेता है। तो ये सारे मैंने वीडियोस आपको करवाई हैं फ्रेंड्स, और नोट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। इवन जो समास है ना, समास जो है ट्रिक के साथ मैंने आपको आज ही बताए हैं। आज ही मैंने पीडीएफ शेयर की है थोड़ी देर पहले ही, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। तो राइट आंसर होगा शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें, उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें, ठीक है। बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं उनका पहले विश्लेषण करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं और आप सेम टाइम उन्हें डांट करके सही करवा दे रहे हो, ये बेस्ट टेक्निक नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसने दिया। तो ये दिया था फ्रेंड्स नोम चॉम्स्की ने। ये भी मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में करवाया था। पेडागोजी तो ना फ्रेंड्स वही है जो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की करवाई हुई है। और अगर आपने टैग वर्ड्स वाला पीडीएफ देखा है ना, मेरा नोट्स जो मैंने भेजे थे टेलीग्राम पे, तो वो टैग वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे पेडागोजी सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने के अक्सर समस्या का सामना करते हैं या फिर करती हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि विद्यालय की भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है, ठीक है, औपचारिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्रियात्मक पहलुओं को भाषा अधिगम के किसके साथ बढ़ावा मिलता है। तो वो बढ़ावा मिलता है फ्रेंड्स संप्रेषणात्मक उपागम के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है उसी के साथ जो है बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, आंसर है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन याद आया फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करते हैं और जनरेटिव ग्रामर की बात कौन करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। सार्वभौमिक व्याकरण की बात कौन करते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे, ठीक है। मैंने ये आपको करवाया हुआ था हिंदी पेडागोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आंसर होगा सुनने में रुचि एवं धैर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है, वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। तो यह कैसी प्रक्रिया है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी जो मातृभाषा है मतलब मदर टंग है वो उसके घर पे बोली जाती है। तो अगर स्कूल में भी वो उसका यूज़ कर रहा है तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स पेडागोजी के देखेंगे, फिर कंटेंट देखेंगे, ठीक है। पेडागोजी में देखिए पहला क्वेश्चन, श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। तो आंसर है कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों को अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं, ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है,
दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? यह कहलाता है फ्रेंड्स समवरक गुणधर्म। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है? देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन है। वैन हीले ने कहा है, आपने पढ़ा होगा, वैन हीले का ज्योमेट्रिकल थॉट का मॉडल, ज्यामितीय तर्क का मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो वही पूछा है। ठीक, ये इसका आंसर है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि आपसे मैथ्स में जो कंटेंट आ रहे हैं ना, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं? एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, एचसीएफ से संबंधित, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, क्षेत्रफल हो गया, फ्रैक्शन भिन्न से रिलेटेड। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश। देखते हैं इंग्लिश में पैसेज आते हैं आपके दो, जिसमें से एक पोयम रहती है। ठीक है, 15 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश में ही 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? देखिए, स्टीफन क्रैशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफन क्रैशन के बाद हम देखेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकतावाद, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुभाषिकतावाद को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से क्वेश्चन है। निपुण भारत से क्वेश्चन है। निपुण भारत टॉपिक तो फ्रेंड्स आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट में ये नया टॉपिक पूछा जा रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो निपुण भारत के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है ना, अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, जिसकी बात करते हैं जॉन डीवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश पेडागोजी में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश पेडागोजी के थे। तो ये एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही हम सारे एनालिसिस करते रहेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।